एपिसोड 2 की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको सब लोग तैयार कर रहे होते हैं और वो फिर वहाँ से चला जाता है और सीधा लॉयड के रूम में आता है और लॉयड एकदम से कहता है छुप जाओ। फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा लॉयड का बड़ा भाई है जिसका नाम एल्बर्ट है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग करने आते हैं जहाँ पर एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके अपने टारगेट्स को इजीली खत्म करता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है तो एल्बर्ट है सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस। जिसके बाद लॉयड कहता है हाँ, और वो फिजिकली मेंटली कैपेबल भी है और लोग भी उसे अपना पोटेंशियल किंग भी मानते हैं। कैसल के अंदर उसके पास सारी अथॉरिटी है सारी फैसिलिटी को यूज करने की और कभी कभार वो मुझे भी इनवाइट करता है प्रैक्टिस में ज्वाइन होने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है मुझे कैसल के अंदर मैजिक यूज़ करने की अथॉरिटी मिलती है। जिसके बाद अब लॉयड की बारी आती है हमला करने की और वो अपने मन में कहता है कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो बस मैजिक को स्टडी करना है। ये सुनकर ग्रिम उससे कहता है इसका मतलब। जिसके बाद लॉयड कहता है कि मैं फायरबॉल कर्व यूज़ करूंगा जिसकी मदद से सिर्फ मैं अपने टारगेट्स को टच करूंगा। जिसके बाद ग्रिम कहता है कि ये तो करना काफ़ी मुश्किल होता है। जिसके बाद लॉयड अपने टारगेट्स पे हल्के से हमला कर रहा होता है लेकिन वो अपने टारगेट्स को पूरा ख़त्म नहीं कर रहा होता। ये देखकर सभी बंदे उससे इम्प्रेस होते हैं लेकिन एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लॉयड तो बस टारगेट्स को टच ही कर सकता है। ये सुनकर ग्रिम कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, लॉयड ने एक्चुअली में सारे टारगेट्स को हिट किया है, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है ये चीज़ करना कितना कमाल की बात होती है। जिसके बाद लॉयड कहता है कि फायरबॉल के अंदर रोटेशन यूज़ करना इतना भी बुरा नहीं था और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा माना होता है वो नहीं लगता है, बस इसकी दिशा जो होती है वो बदल जाती है। लेकिन तभी एल्बर्ट समझ जाता है कि लॉयड ने क्या किया है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक तुम चाहो तो अपने टारगेट के साथ खेल सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर लॉयड एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि उसको पूरी खाली एक शूटिंग गैलरी मिल चुकी है। जिसके बाद वो ग्रिम से कहता है मुझे काफ़ी कुछ ट्राई करना है जैसे कि वो तुम्हारी डबल इनकारनेशन ट्रिक। ये सुन के ग्रिम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये कर पाना नामुमकिन है और ये भी कहता है कि उसे सिर्फ डीमन ही कर पाते हैं जिनके दो मुंह होते हैं। जिसके बाद लॉयड बोलता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें यूज़ करूंगा। इतना बोलने के बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रिम को वो अपने हाथों में ले आता है। फिर कहता है कि ये काम कर गया। जिसके बाद ग्रिम कहता है कि अगर पहले किसी ने ये ट्राई किया हो तो भी कोई अपने शरीर में ऐसे डीमन को नहीं लाता है। जिसके बाद लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार हम लोग सिंक्रनाइज करके देखते हैं। फिर ग्रिम कहता है कि ये तो मैं एकदम आराम से कर लूंगा, एडवांस मैजिक यूज़ करना तो मेरे लिए काफ़ी आसान है। जिसके बाद लॉयड जैसे ही एडवांस मैजिक यूज़ करता है ग्रिम की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये क्या है। फिर लॉयड कहता है कि ये तो बस एक स्पेल स्टेक था, स्पेल्स को यूज़ करने के लिए इनकारनेशन करनी पड़ती है, मल्टीवर्स स्पेल्स के लिए इनकारनेशन को मिक्स करना जिसमें तुम मल्टीवर्स अमाउंट ऑफ स्पेल्स को यूज़ कर सकते हो। ऐसा करके तुम अमाउंट्स ऑफ टाइम को कम कर सकते हो जितना उसे एक्टिवेट करने में लगेगा। मीथियोडोलॉजी का यूज़ करके मैं अभी 100 डिफरेंट इनकारनेशन का यूज़ कर रहा था। ये सुनने के बाद ग्रिम कहता है कि क्या तुम 100 इनकारनेशन को ट्राई कर रहे थे? ऐसे ये काम नहीं करेगा, इनकारनेशन के अंदर 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पेल्स लगते होंगे एक ही बारी में। जिसके बाद लॉयड कहता है कि इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद लॉयड देखता है कि वो ग्रिम के मुंह के जरिए भी बात कर पा रहा होता है। जिसके बाद लॉयड ग्रिम के मुंह से और खुद के मुंह से बात करने लगता है। फिर ग्रिम उससे कहता है कि तुम एक ही बारी में 2 एडवांस इनकारनेशन को यूज़ करने की सोच रहे हो। जिसके बाद लॉयड कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा मुंह यूज़ करने दो। जिसके बाद लॉयड 2 एडवांस इनकारनेशन करता है। इतनी सारी पावर देख के ग्रिम एकदम हैरान हो जाता है और ग्रिम कहता है कि ये सब ये एक बार में कैसे कर पा रहा है, अगर ये डायरेक्टली टारगेट के ऊपर अटैक करेगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड उस हमले को आसमान की तरफ कर देता है और इस धमाके को टाउन के लोग भी देख पा रहे होते हैं जिसे देखकर वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा एल्बर्ट से कह रहा होता है कि आप 7th प्रिंस के अंदर इतना अटेंशन क्यों दिखाते हैं, जिसके अंदर भले ही टैलेंट हो लेकिन वो अभी बच्चा है। तभी एल्बर्ट कहता है कि लगता है तुम लोग अच्छे से देख नहीं पाए, उसने टारगेट्स के ऊपर हमला किया था लेकिन उसने टारगेट्स को बस टच किया था, ये सब उसने जानबूझकर करा था और ये एक स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है कि वो एक दिन मेरा कॉम्पिटिटिव बनेगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि आपकी आंखें तो कमाल की है, आपने उसके टैलेंट को देख लिया, मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ और जितना मैं उसे जानता हूँ उसने अभी तक सारे टारगेट्स को खत्म कर दिया होगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि नहीं, आप तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद वो खिड़की के बाहर देखता है और बोलता है
इतनी जल्दी रात हो गई। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड ने तबाही मचा दी होती है। तभी ग्रिम हैरान होकर कहता है, ये बंदा आखिर क्या है, इसने तो आसमान में ही छेद कर दिया। फिर लॉयड जैसे ही आँख खोलता है वो देखता है कि उसने तो आसमान में ही छेद कर दिया। फिर वो अपने मैजिक से वापस से सब कुछ ठीक कर देता है। ग्रिम मनी मन में कह रहा होता है, आखिर ये लड़का क्या है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ग्रिम कहता है कि देखो, तुमने जो आसमान में छेद किया था उसकी खबर न्यूज़पेपर में आ चुकी है। जिसके बाद ग्रिम कहता है कि एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गया था। तभी वो अखबार के नीचे वाला हिस्सा पढ़ता है। ये तो एक ए रैंक एडवेंचरिंग कंपनी है। ये लोग तो खतरनाक डंजन को कंप्लीट करके ट्रेजर इकट्ठे कर रहे हैं और ये लोग खजाने में ज़्यादा एम्पाउंड आइटम्स लेके आ रहे हैं। और ये देखकर लॉयड कहता है कि चलो हम भी डंजन में चलते हैं। तभी ग्रिम कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से गए तो सभी परेशान हो जाएंगे कि तुम कहाँ गायब हो गए। जिसके बाद लॉयड कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक मैजिक यूज करूंगा उससे बचने के लिए। जिसके बाद वो एक आइकॉन बाहर निकालता है। फिर वो उस पर मैजिक यूज करके अपना ही एक क्लोन बना देता है। वो क्लोन एकदम लॉयड की तरह ही दिख रही थी, जिसे देखकर ग्रिम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट क्लोन है। जिसके बाद लॉयड कहता है कि ये सिर्फ दिखने में सेम नहीं है, अंदर से इसकी हड्डियां वगैरह भी सब सेम है और ये अपने आप से मूवमेंट्स भी कर सकता है। फिर ग्रिम कहता है कि ठीक है, तुम इसे यहाँ छोड़ देना और चले जाना। फिर लॉयड कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। जिसके बाद वो कहता है कि जब मैं एक दिन बुक पढ़ रहा था वहाँ पर सिल्फा आई और उसने कहा मैं ग्रो कर चुका हूँ 0.07 मिलीमीटर। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सिल्फा को इस रेप्लिका से बेवकूफ़ बना पाऊंगा, क्योंकि ये रेप्लिका अजीब अजीब डांस ही कर सकता है, वो भी इस तरीके से। इसलिए मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लॉयड कैसल से बाहर निकल जाता है और अपने हाथ के जरिए ग्रिप से बात कर रहा होता है। तभी लॉयड कहता है कि वहाँ चीजें कैसे चल रही हैं। फिर हमें पता चलता है कि ग्रिम उस रेप्लिका के अंदर आ चुका है। फिर वो कहता है कि मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ, लेकिन शायद से मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। फिर मेड्स उसे देखकर कह रही होती है कि लॉयड अब तो अपने अपीयरेंस का ख्याल रख रहा है। लॉयड कितने प्यारे हैं। उसके बाद ग्रिम कह रहा होता है कि लॉयड ने मेरे दिमाग को इस रेप्लिका के अंदर डाल दिया और उसने मेरी बॉडी को अपने हाथ के अंदर अलग से डाल लिया। मुझे नहीं लगता लॉयड को अपनी लिमिट्स के बारे में पता है। जिसके बाद लॉयड ग्रिम से कहता है कि सिल्फा के सामने ध्यान रखना और इसी की प्रैक्टिस करते रहो कि तुम मैं हूँ। जिसके बाद ग्रिम कहता है ठीक है। फिर अपने मन में कहता है कि ये रेप्लिका तो कमाल का है, इसके अंदर माना सैनिकुलेशन भी है। जिसके बाद वो इविल बन जाता है और बोलता है अब लॉयड यहाँ पर नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में ही लॉयड ग्रिम से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिलियर हो, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है। ये सुनकर ग्रिम काफी इमोशनल हो जाता है, जिसको देखकर लॉयड कहता है क्या हुआ। फिर ग्रिम शर्मा जाता है और कहता है कुछ नहीं, जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। फिर लॉयड कहता है ठीक है। फिर वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और बीच में रुक जाता है और कहता है कि मैं कैसल से तो बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता डंजन कहाँ पे मिलेगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है और उस लड़की के पीछे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं। फिर लॉयड बोलता है कि लगता है कोई मुसीबत में है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी गहरी सांस लेती है और पीछे मुड़कर एक मॉन्स्टर को मुक्का मारती है और वो उस मॉन्स्टर को मुक्का मार के पूरा फाड़ देती है। जिसके बाद वो और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को घुमाकर एक टेक्निक यूज करती है जिससे सारे मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर लॉयड देखता है कि उस लड़की के पीछे वॉरियर लिखा होता है। शायद से ये लड़की उन मार्शल आर्टिस्ट में से एक है और इस लड़की का ब्रीथिंग करने का तरीका काफी कमाल का है। फॉरेन कंट्री में लोग एक ऐसे एनर्जी को चेस करते हैं जिसे की कहा जाता है। की का यूज करके वो लोग अपने बॉडी के थ्रू एनालाइज करते हैं। ये सब एक बुक में लिखा था जिसको मैंने पढ़ा था। की लोगों को इनक्रेडिबल टेक्निक्स यूज करने के लिए अलाउ कर देती है। जिसके बाद वो लड़की लॉयड को देख लेती है और कहती है तुम कौन हो और वहाँ पर क्यों छुप रहे हो। लॉयड ये देखकर हैरान होता है कि वो लड़की उतने दूर से भी उसे देख पा रही है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मुझे उस लड़की से किसी डंजन के बारे में पूछना चाहिए। जिसके बाद ग्रिम कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुम सोलम किंगडम के 7 प्रिंस हो। ये सुनकर लॉयड कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मेरे सामने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर काफी तेजी से हमला करने जा रही होती है, जिसे देखकर लॉयड घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो लड़की एकदम से ऊपर आ जाती है और कहती है कौन है वहाँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड ने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है। फिर लॉयड बोलता है कि हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रॉबर्ट है। तभी रॉबर्ट को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की रॉबर्ट से कहती है मेरा नाम काओ है और मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और तुम देख ही सकते हो मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ।
फिर लॉयड ग्रिम से कहता है कहीं इसे शक तो नहीं हो जाएगा। फिर ग्रिम कहता है नहीं, ये अपीयरेंस परफेक्ट है, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। वहीं काओ सोच रही होती है रॉबर्ट कितना ज़्यादा हैंडसम है और मैंने 18 साल जिंदगी के ट्रेनिंग करने में लगा दिए और मैंने डोजो भी छोड़ दिया इसी सोच में कि मैं किसी पर्सन से मिलूंगी, और मैं जिन भी पर्सन से मिली उन्हें सिर्फ प्रीस्ट टाइप लड़कियां ही पसंद थी, इसलिए अब रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी रॉबर्ट उससे बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों साथ में मिलकर डंजन क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बिजी हो तो रहने दो। तभी ताऊ उससे कहती है सोच लो, तुम्हारा डंजन का काम हो गया। ये सुन के रॉबर्ट भी डर जाता है और कहता है ठीक है। तभी सीन चेंज होता है और वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताओ इजीली सारे डीमंस को मार रही थी। फिर वो रॉबर्ट से कहती है क्या तुम्हें मेरी ताकत देखकर मुझसे प्यार हुआ, लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करता हुआ चमकने वाले पत्थर को कलेक्ट कर रहा होता है, जिसको देखकर ताओ को काफी बुरा लगता है और कहती है रॉबर्ट मेरे ऊपर भी ध्यान दो। तभी अगले सीन में रॉबर्ट कहता है क्या तुम अकेले ही एडवेंचरिंग कर रही हो। फिर ताओ कहती है हाँ, क्योंकि मुझे आज तक एक अच्छा एडवेंचरिंग पार्टनर नहीं मिला। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम जब हमले कर रही थी तब तुम अपना की का यूज कर रही थी ना। फिर वो कहती है हाँ, तुम्हें की के बारे में पता है, ये काफी रेयर है और वैसे ज्यादातर लोगों को की के बारे में नहीं पता है। फिर रॉबर्ट कहता है कि की उस तरीके से है जैसा मैजिक के लिए माना यूज होता है और जिस तरीके से तुम ब्रीथिंग करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर ताओ कहती है कि मैं इम्प्रेस हुई तुमने नोटिस किया, और तुम मुझे ब्रीथलेस भी कह सकते हो क्योंकि की ट्रेनिंग की शुरुआत ब्रीथिंग से ही होती है, क्योंकि की का यूज करने से हमें अलग ही एक्सक्लूसिव पावर मिलती है और उस पावर को हमें अपने बॉडी के अंदर महसूस करने के लिए भी काफी ज्यादा ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम की को इजीली सीख पाओगे। फिर वो लॉयड को देखती है, वो ब्रीथिंग टेक्निक ही यूज करने लगता है। फिर अचानक से उसके लंग्स के अंदर दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। ये देखकर ताओ उससे कहती है कि तुम अभी अभी की ब्रीथिंग कर रहे थे है ना। जिसके बाद लॉयड कहता है हाँ, तुमने जैसा किया था मैं बस उसको कॉपी करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो कहती है कि तुम एक बार में देखकर ये सीख रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें आदत नहीं है। अगर तुम की ब्रीथिंग करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे लंग्स जल रहे हैं। फिर हम देखते हैं लॉयड अभी भी नहीं रुक रहा होता है, वो ब्रीथिंग ही कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं सच में इसे फील कर सकता हूँ, मेरे माना से एक अलग सेपरेट एनर्जी बन रही है और मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये काफी काम आएगी मेरे मैजिक को यूज करने के लिए। फिर रॉबर्ट को एक्साइटेड देखकर ताऊ उससे कहती है अगर तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें की के बारे में और भी कुछ सिखा सकती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और रॉबर्ट उसका शुक्रिया करता है। रॉबर्ट की स्माइल देखकर ताऊ शर्माने लगती है, जिसके बाद ताऊ उससे कहती है ऐसे ही ब्रीथिंग करते रहो जब तक हम इस डंजन से बाहर चले नहीं जाते। जिसके बाद लॉयड कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं लॉयड को खुश देखकर ग्रिप भी खुश हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि लॉयड कितना वियर्ड है, कैसल के अंदर इतनी अच्छी जिंदगी है उसकी, लेकिन इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको सिर्फ मैजिक को रीड करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर हो प्रिंस लॉयड। सिल्फा को देखकर ग्रिप काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हम ताओ को देखते हैं जो ई ब्लास्ट का यूज करके मॉन्स्टर को हराती है और वो बताती है जिस मॉन्स्टर को मैंने अभी मारा वो एक ग्रे वुल्फ था, वो इस डंजन का बॉस था। अब हम सामने पड़े खजाने वाले बॉक्स को खोल सकते हैं और वैसे ये डंजन अनडेवलप्ड है, मेरे को लगता है उस खजाने वाले बॉक्स में जो चीज होगी वो काफी रेयर होगी। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है कि एक ऐसा डंजन जिसमें हम बॉस को बिना हराए उसके ट्रेजर को नहीं खोल सकते, ये तो काफी ज्यादा औसम है। ये देखकर ताओ कहती है तुम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो ट्रेजर चेस्ट के अंदर, ना कि उसके अंदर जो सामान है उसको लेकर। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है हाँ, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। ऐसा बोलने के बाद वो की ब्रीथिंग भी कर रहा होता है, जिसे देखकर ताओ कहती है रॉबर्ट कितनी जल्दी की ब्रीथिंग सीख रहा है, मुझे तो एक विनर मिल गया, शायद से मेरे ग्रैंडपा भी अलाउ कर देंगे इसको अपना फियांसे बनाने के लिए। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है चलो इस बॉक्स को ओपन करते हैं। फिर वो दोनों मिलके उस बॉक्स को ओपन करने लगते हैं। फिर रॉबर्ट देखता है कि बॉक्स के अंदर से उनके ऊपर हमला होने वाला है, तभी वो ताओ को वहाँ से हटा देता है और वो लोग हमले से बच जाते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट देखता है कि उस चेस्ट के अंदर से एक लीच बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट कहता है ये क्या है, क्या ये नया बॉस है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।